जनन के बारे में चल रहा था। तो आवर्त बीजियों में जनन है वो पुष्प द्वारा होता है, यानी जो पुष्पी पादप होंगे उनमें जनन किसके द्वारा होगा, पुष्प द्वारा होगा, क्योंकि पुष्प के अंदर ही क्या पाए जा रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा है, यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो नर युग्मक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नर युग्मक बनते कहाँ है, जो पुष्प का जो पुंकेसर भाग होता है या लघु बीजाणु पर्ण होता है, वहां पर किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब हो गया नर युग्मक का निर्माण करना, ये नर युग्मक बनते कैसे हैं। नर युग्मक का मतलब पराग कण। तो हम पढ़ेंगे अब कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। तो पुष्प की स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाई तो पुष्प की स्ट्रक्चर मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दी थी पिछले वीडियो में। तो आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पुंकेसर के बारे में। किसके बारे में, पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल। पुंकेसर के जो 3 भाग थे, पुंकेसर के 3 पार्ट थे, उन 3 पार्टों को मैंने बताया था। ये नीचे जो तंतु में संरचना है उसको कहते हैं पुतंतु। ये जो 2 संरचनाएं आपको दिख रही हैं उनको कहते हैं हम परागकोश, और इन दोनों परागकोशों को जोड़ने के लिए जो संरचना पाई जाती है वो होती है योजी। तो परागकण जो होते हैं, परागकणों के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, सॉरी परागकणों की नहीं, पुंकेसर के। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग है। कौन कौन से, एक तो पुतंतु, योजी और लास्ट परागकोश, परागकोश। क्योंकि हम पुंकेसर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पुंकेसर के अंदर ही किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो नर युग्मक के निर्माण से के लिए हम पहले पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे पुंकेसर में किस प्रकार नर युग्मक का निर्माण होता है वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पुंकेसर के 3 भाग हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। ये 2 जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, पुतंतु और योजी, ये कौन सी होती है, बंदे संरचना होती है, बंदे। ये लंबा तंतुमय भाग होता है। पुतंतु क्या होता है, तंतुमय भाग होता है, लंबा लंबा तंतुमय भाग होता है, क्योंकि लंबा तंतुमय भाग दिख रहा है ना, लंबा तंतुमय भाग होता है। योजी क्या काम करता है, जो द्वीप ये परागकोश की 2 पालियां हैं, इन दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ना, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, योजी करता है। बात करते हैं परागकोश की। ये परागकोश ही क्या करता है, यही जनन क्षम भाग होता है, यानी कि जनन की क्षमता वाला भाग यही होता है। ये क्या रखता है, जनन की क्षमता रखता है। कौन रखता है, जो परागकोश भाग है वो क्या रखता है, जनन की क्षमता रखता है। और इसके बात करें तो एक परागकोश है, उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, सॉरी कितने पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं, यानी लोब कितने होते हैं, 2 दिख रहे होंगे। एक तो ये रहा लोब और दूसरा ये रहा, यानी कि 2 लोब दिख रहे होंगे। कितने लोब हैं इसमें, एक परागकोश में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। तो प्रत्येक परागकोश में, प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती हैं,
2 पालियां होती हैं। यानी कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2। या कह सकते हैं कि जो प्रत्येक परागकोश है द्विपालित युक्त होता है, या क्या बोल सकते हैं? द्विपालित, द्विपालित युक्त। ठीक है, ध्यान रखना कि एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। अब बात करें कि एक पाली की बात करें तो एक पाली में भी कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, यानी 2 थीका से मिलकर बना होता है। कैसे कि एक मैं किसको निकालता हूं? एक लोब को निकालता हूं, पाली को निकालता हूं, तो ये एक पाली भी कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। तो ये 2 भागों में बटा होता है, ये एक थीका हो गया, ये दूसरा थीका हो गया। थीका, या क्या बोल सकते हैं इसको? कोष्ठ। क्या कहते हैं इसको? कोष्ठ, या थीका बोल सकते हो, थीका, थीका। ठीक है, तो यहां पर एक बात लिख सकते हैं कि प्रत्येक जो एक पाली होगी वो 2 कोष्ठों से मिलकर बनी होती है, या 2 थीका से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक पाली, प्रत्येक पाली 2 कोष्ठ, कोष्ठ का मतलब थीका से बनी होती है। अब बात करें कि टोटल की बात करें तो एक परागकोश में कितने थीके हो गए? 4। यानी कि कितने थीके हो गए? 4, क्योंकि एक जो पाली है उसमें 2 थीका है, तो 2 पालियों में कितने होंगे? 4। क्या लिख सकते हैं कि द्विपालित युक्त परागकोश में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। तो द्विपालित युक्त परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते। आगे इसका हम अनुप्रस्थ काट के देखेंगे परागकोश का, उसमें कैसे ये थीका है वो दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि मैंने बताया कि प्रत्येक जो परागकोश है वो 2 पालियों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद है कि हर में तो जो परागकोश है वो द्विपालित हो नहीं सकता। तो इसका अपवाद मैंने बताया था, मालवेसी कुल, मालवेसी कुल के जो सदस्य हैं उनमें जो परागकोश होता है वो कैसा होता है? एक कोष्ठी होता है। परागकोश कैसा होगा? एक कोष्ठी होता है, एक कोष्ठी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंतु और योजी। पुतंतु और योजी तो कैसी होती है? बंदे रचना होती है, संरचना होती है। पुतंतु होती है वो लंबा तंतुमय भाग होता है, और इसके ऊपरी भाग पर क्या जुड़ा होता है? परागकोश होता है। योजी भी बंदे संरचना होती है, और परागकोश को कि दोनों पालियां हैं उनको आपस में जोड़े रखने का काम करती है। परागकोश ये जनन क्षमता रखता है, और ये पुतंतु के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। पाए जाने के कारण, और ये कैसे होती है? और इस पर क्या पाई जाती है? 2 पालियां पाई जाती हैं, या द्विपालित युक्त होता है। प्रत्येक परागकोश द्विपालित युक्त होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, मालवेसी कुल में परागकोश एक कोष्ठी होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, लोब थीका होते हैं, और द्विपालित युक्त परागकोश टोटल कितना हो गया? 4 कोष्ठ हो गया। एक बार इसको नोट करो, फिर हम जो इसकी परागकोश की जो अनुप्रस्थ काट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो परागकोश के तीनों भाग के बाद में हम जो पुंकेसर के तीनों भागों के बाद में हम देखते हैं परागकोश की अनुप्रस्थ काट। मैंने बताया परागकोश कैसा होता है? द्विपालित युक्त होता है। परागकोश कैसा होता है? द्विपालित युक्त होता है। 2 पालियां होती हैं, स्पष्ट दिख रही हैं। इनमें से जो एक पाली को अगर मैं बाहर निकालता हूं
तो एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। कैसे कि मान लो ये ऐसे है और ये क्या हो गए? 2 कोष्ठ हो गए। अगर इसको मैं काट दूं, काटने के बाद में कैसे दिखाई देगी आपको? ऐसी दिखाई देगी आपको। 2 लोब, 2 थीका हो गए। क्या हो गए? थीका कोष्ठ हो गए। और ये भी क्या है? एक थीका है। अब एक पाली में 2 थीका है तो 4, ये 2 पाली में कितने थीका हो जाएंगे? 4 थीका हो जाएंगे। मतलब ये पाली एक में 2 थीका है तो दूसरी वाली में भी तो 2 थीके होंगे या कोष्ठ होंगे। कोष्ठ होंगे तो ये कैसी दिखाई देगी? तो मिटा के अब जो पराकोष के अनुप्रस्थ काट को हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो कितने थीके दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। यही तो बताया था मैंने कि पराकोष में कितने थीके, मतलब कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 1 2 3 और 4 कोष्ठ। इधर वाले तो एक के हो गए और नेक्स्ट वाले दोनों लोब के हो गए। अब इन चारों कोष्ठों में बीच में एक गोलाकार रचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गोलाकार रचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी या परागपुट पोलन सैक, या क्या बोलते हैं इसको? परागपुट पोलन सैक। पोलन सैक क्यों बोलते हैं परागपुट? क्योंकि यहां पर किसका निर्माण हो रहा है? पराग कणों का निर्माण होता है। कहां पर? लघु बीजाणु धानी में ही। ठीक है, ध्यान रखना। क्या हुआ? कहां तक पहुंचे? पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर पराकोष है, पराकोष के अंदर 2 लोब है। 2 लोब में एक जो लोब है उसमें 2 थीका है। थीकाओं के अंदर क्या है? लघु बीजाणु धानी है। इन लघु बीजाणु धानी में के अंदर क्या बनेंगे? युग्मक, नर युग्मक का निर्माण होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या भरे होते हैं? टिश्यू भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? टिश्यू, स्पोरोजेनेटिक टिश्यू, स्पोर्स बनाने के लिए। सभी में क्या भरे होते हैं? टिश्यू भरे होते हैं। अब इस जो लघु बीजाणु धानी है उसके चारों तरफ जब ये डेवलपमेंट करेगा, अपने आप को वृद्धि जब करता है, तो इसकी वृद्धि के लिए, परिवर्धन के लिए क्या चाहिए? पोषण की आवश्यकता होती है। तो इसे पोषण प्रदान करने के लिए एक इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक संरचना पाई जाती है। मोटी कोशिकाओं की क्या पाई जाती है? एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। ये टेपिटम क्या है? ये टेपिटम या पोषोतक बोलते हैं इसको। टेपिटम क्या करेगा? इस जो परिवर्तनशील जो पराकोष है या लघु बीजाणु धानी है उसको क्या करता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है। क्या लिखोगे? पोषण प्रदान करता है। टेपिटम का कार्य क्या होगा? पोषण प्रदान करना। जब ये परिवर्धनशील होता है, जब वृद्धि करता है, तो उस समय टेपिटम क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। प्रारंभ में जो ये टेपिटम होता है वो एक कोशिकीय होता है, लेकिन बाद में कैसे होता है? बहुकोषीय। बहुकोषीय का मतलब 2 केंद्रक हो जाते हैं इसमें। बाद में कितने केंद्र की हो जाता है? ये द्विकेंद्रिकी या त्रिकेंद्रिकी हो जाता है। तो टेपिटम क्या हो जाता है? प्रारंभ में एक केंद्र की तथा बाद में बहुकेंद्र की हो जाता है। बहुकेंद्र का मतलब जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। तो यहां पर कितने थे केंद्रक बता रखे हैं मैंने? 2 केंद्रक। तो ये कैसे हो गया? बहुकेंद्र की हो गया।
ध्यान रखना कि अगर किसी परागकोश में टेपिटम नष्ट हो जाए, यदि किसी परागकोश में टेपिटम का ह्रास हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उस परागकोश में परागकणों का निर्माण नहीं होगा, यानी नर युग्मक नहीं बनेंगे। कब? जब टेपिटम नष्ट हो जाए। जब परागकण बनने से पहले। लेकिन परिपक्व जो नर युग्मक होते हैं, बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, परिपक्व लघु बीजाणु में ये टेपिटम क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मैं लिख सकूं। टेपिटम होता है वो क्या काम करता है? बीजाणु निर्माण से, लघु बीजाणु निर्माण से पहले अगर नष्ट हो जाए तो लघु बीजाणु का निर्माण नहीं होगा। कब? बनने से पहले, नष्ट होने पर किसका निर्माण नहीं होता? लघु बीजाणुओं का, लघु बीजाणु का, यानी किसका? पराग कणों का निर्माण नहीं होगा। लघु बीजाणु क्या बोल सकते हो? पराग कण। ठीक है। और परिपक्व जो लघु बीजाणु होता है या परागकण होता है उसमें ये नहीं पाया जाता। ये बात इसकी ध्यान रखना। टेपिटम भी सभी के ऊपर पाया जाता है। आप कह रहे हो कि सर एक पे ऊपर पाया जाता है, नहीं, सभी के ऊपर ऐसी संरचना पाई जाती है। इसके ऊपर जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके ऊपर कितनी? 3 परतें और पाई जाती हैं। टोटल कितनी परतें होती हैं? 4 परतें होती हैं। एक तो हमने बनाई दी टेपिटम। तो बाहरी त्वचा जो होती है, सबसे बाहर की ओर जो स्तर होती है, परत होती है, उसको कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं उसे? बाह्य त्वचा। ये क्या बनाई है मैंने? बाह्य त्वचा। क्या है? बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? लंबी होती है। चौड़ाई कम होती है और लंबाई अधिक होती है। इसके फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो इसका कार्य होता है परागकोश की सुरक्षा करना। क्या होता है? परागकोश की सुरक्षा का काम होता है, इसका सिक्योरिटी का काम रहता है। ठीक है। फिर इसके नीचे दूसरी परत पाई जाती है जिसको कहते हैं अंत्य त्वचा या एंडोथीसियम। कौन सी होती है? इसकी जो सेल्स है कुछ मोटी होती है। ये कौन सी परत आ गई? अंत्य त्वचा या एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो होती है वो कहाँ पर होती है? जो बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस से नीचे की ओर पाई जाती है। इसका जो कार्य होता है, ये क्या काम करती है? आर्द्रता ग्राही होती है। ये क्या होती है? आर्द्रता ग्राही होती है। एंडोथीसियम जो परत है वो कैसी होती है? आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता ग्राही का मतलब हो गया कि ये वातावरण से क्या करेगी? आर्द्रता को या नमी को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये थोड़ा लचीला रहेगा। लेकिन जैसे ही शुष्क वातावरण हो जाए, जैसे ड्राई होने के बाद में इसके जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती है? इनमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। कितना खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये क्या हो जाती है? सिकुड़कर फट जाती है। फट जाने के बाद में जो लघु बीजाणु धानी है उसके अंदर जो लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। कब? जब डेवलपमेंट हो जाता है। तो शुष्क परिस्थिति में यह है क्या हो जाता है? विस्फोट। विस्फोट का मतलब ये खिंच जाती है और जो पोलन, ये लघु बीजाणु जो बन रहे हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती है। फिर इसके जस्ट नीचे और टेपिटम के बीच में मिडिल लेयर पाई जाती है, मध्य परत पाई जाती है।
क्या पाई जाती है? मध्य परत पाई जाती है। ये क्या होती है? मध्य परत, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर कितनी पाई जाती है? 3 से 4 परतें पाई जाती है इसकी, 3 से 4 परतें पाई जाती है। ठीक है, तो चारों परतें पता चल गई। चारों परतें कौन सी है? ऊपर ही ऊपर बाह्य त्वचा, फिर नीचे एंडोथीसियम, फिर मध्य त्वचा, और ये फिर अंदर के अंदर सबसे अंदर ही कौन सी पाई जाती है? टेपिटम। यहां लिख देता हूं ताकि चारों एक जगह हो जाए, टेपिटम। बात करें जो मध्य परत होती है, मध्य परत का काम क्या होता है? एक इसमें एंडोथीसियम में एक बात और ध्यान रखना कि इसकी जो कुछ सेल्स होती है उसमें अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, मध्य परत होता है, मध्य परत का कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। कार्य क्या होगा इसका? तो मिटा देते हैं। कार्य भोजन का, भोजन को संग्रहण कर। ठीक है, चारों परतों का कार्य अपने को पता चला कि पराकोष जो होता है, पराकोष की ये अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट में 4 परतें हैं। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, फिर एंडोथीसियम, मध्य परत और फिर टेपिटम। ये 4 परतें। बाह्य त्वचा का कार्य होता है पराकोष की सुरक्षा का, एंडोथीसियम का कार्य होता है आर्द्रताग्राही होती है, उस परिस्थिति में क्या हो जाती है? विस्फोट, यानी इसकी सेल्स क्या हो जाती है? खिंच जाती है, खिंच जाने के बाद में विस्फोट हो जाती है। फिर उसके बाद जस्ट नीचे क्या पाई जाती है? मध्य परत, मिडिल लेयर पाई जाती है, जो भोजन को संग्रहित करने का काम करती है। और जस्ट उससे नीचे क्या पाई जाती है? टेपिटम पाई जाती है। और टेपिटम का कार्य मैंने बताया कि जब ये पराकोष जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय ये क्या करती है? पोषण प्रदान करने का काम करती है। अब बात करें कि इसको याद कैसे रखें कि सर परतें कौन कौन सी हैं, तो परतें ऐसे याद रख लेना, EEMP, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और EEMP, टेपिटम। ठीक है, इस प्रकार हम याद कर लेंगे। इस प्रकार जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी के बारे में हम आगे हम पढ़ते हैं। इससे पहले ये जो आपको सामने डायग्राम मैंने बनाया है उसको नोट करो, फिर हम आगे इससे पढ़ते हैं। तो ये टेपिटम वाला जरूर ध्यान रखें कि अगर लघु बीजाणु बनने से पहले अगर टेपिटम नष्ट हो जाता है तो लघु बीजाणु यानी परागकणों का निर्माण नहीं होगा। और जब परिपक्व लघु बीजाणु होते हैं यानी परागकण होते हैं उनमें टेपिटम नहीं पाया जाता, क्योंकि पोषण के रूप में ये सारा का सारा क्या हो जाता है? यूज ले लिया जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि टेपिटम का जो जीवद्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है? सघन होता है और इसमें बड़े केंद्रक होते हैं। स्टार्टिंग में तो कैसा होता है? एक केंद्र की, और बाद में कैसा बन जाता है? बहुकेंद्र की। और ये क्या करता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो इसके बाद में हम अब पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन या परागकणों का परिवर्धन, यानी परागकण कैसे बनते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां से जो पुंकेसर थे, पुंकेसर में परागकोश, परागकोश से 2 लोब हैं, 2 लोब में से एक लोब में 2 थीका है, 2 थीका में 2 थीका है, दोनों में ही क्या पाए जा रहे हैं? लघु बीजाणु धानी पाई जा रही है। हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन या परागकणों का परिवर्धन। अभी हमने जो परागकोश में से जो लघु बीजाणु बनाए, उस एक लघु बीजाणु को मैं बाहर ले लेता हूं।
क्या लिया मैंने, ये क्या है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी, क्योंकि लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। तो ये क्या है, लघु बीजाणु धानी। इनके अंदर मैंने बताया था स्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। इन टिश्यू में क्या पाई जा रही है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या पाई जा रही है, सेल्स पाई जा रही है। इनके अंदर सेल्स भरी हुई है, क्योंकि टिश्यू है वो सेल से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, यहां से एक कोशिका मैंने बाहर ली, एक कोशिका क्या ले ली मैंने, बाहर ले ली। और ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या है ये, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, न्यूक्लियस तो होगा ही, कैसी होगी, 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड क्या होती है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या सेम होती है, द्विपालित होते हैं। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब आपको पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन दो होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो यहां से जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं उनसे हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहां पर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने बढ़ेंगे, 4 लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ये क्या हो गया, n, ये भी n है, हैप्लॉइड होंगी सारी। n का मतलब 2n का तो मतलब क्या हो गया, द्विगुणित, और n का मतलब अगुणित। अब ये जो 4 जो संरचना आपको दिख रहे हैं, यही क्या है, लघु बीजाणु, या कह सकते हैं इनको लघु बीजाणु चतुष्क। ये क्या है, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क। तो वापस से देखो लघु बीजाणु जनन कैसे हो रहा है, या परागकणों का निर्माण कैसे हो रहा है। हमने जो पढ़ा कि लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी में एक सेल को हमने बाहर लिया, उस सेल को हम कह रहे हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। द्विगुणित होने के बाद में यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में कितनी कोशिकाएं बनती है, आपको पता है 4 कोशिकाएं, अगुणित 4 कोशिकाएं बनती है। ये भी अगुणित होगी और ये भी अगुणित। ये सारे के सारे 4 क्या है, लघु बीजाणु है। और ये चारों आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। चतुष्क का मतलब चारों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। जब ये मैच्योर होंगे, मैच्योर का मतलब जब परिपक्व होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद में बनाएंगे। और ये चारों के चारों जो चतुष्क हैं वो कैसे होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो इसको एक बार नोट करो, फिर आपको आगे मैं बताऊंगा जो लघु बीजाणु चतुष्क हैं वो भी अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। उन व्यवस्थाओं को हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। इस अभी के लिए ये नोट करो एक बारी, फिर इसके बाद में हम लघु बीजाणु के जो चतुष्क हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अपने पास जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 जो लघु बीजाणु बने थे, उन चारों की लघु बीजाणुओं की व्यवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये व्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है, 5 प्रकार की बता रखी है। 5 प्रकार की कौन कौन सी है, समचतुष्फल की है, समद्विपार्श्व, क्रोशित, टी आकार की, और लास्ट है रेखिक। इन चारों क्रम में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो लघु बीजाणु बने हैं वो व्यवस्थित होते हैं। और ये कब अलग होते हैं, मैंने बताया जब परिपक्व होते हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। मैच्योर न होने से पहले क्या होते हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। बात करते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क, यानी कि लघु बीजाणुओं की जो व्यवस्था है
वो चतुष्फलकीय कैसे होती है कि ये क्या होती है, एक दूसरे के चतुष्फलकीय क्रम में व्यवस्थित, चतुष्फलकीय क्रम में व्यवस्थित रहेंगे, चतुष्फलकीय क्रम में व्यवस्थित रहेंगे। जैसे दे रखा है कि चतुष्फलक मतलब जिसके 4 फलक होते हैं, उन चारों फलकों के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। उनमें से आपको सामने तो कितने दिखाई देंगे, 3, और एक का होता है, एक पीछे की ओर होता है, चौथा दिखाई नहीं देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, कौन सा है, द्विबीजपत्री प्लांट्स जो होते हैं मैक्सिमम, वो यही इसी क्रम में जो लघु बीजाणु है वो व्यवस्थित होते हैं। और कैप्सेला में भी यही व्यवस्था होती है। यानी कि चतुष्फलकीय में जो लघु बीजाणु की व्यवस्था है वो चतुष्फलक जो होते हैं, जिसके 4 फलक होते हैं, उनके रूप में व्यवस्थित होते हैं। दूसरी बात करें समद्विपार्श्व। समद्विपार्श्व में क्या होगा कि एक ही तल में एक दूसरे के पार्श्व में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से पास ही सटे हुए होते हैं। ये इसके पास में, ये इसके पास में, इसके पास में, ये चारों क्या होंगे, एक ही तल में रहेंगे। और एक ही तल में रहने के बाद में चारों एक संरचना बनाएंगे, उसको कहेंगे समद्विपार्श्व। मतलब सारे, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दोनों, पार्श्व मतलब एक दूसरे से पार्श्व में ही रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अधिकांश जो एक बीजपत्री प्लांट्स होते हैं उनमें ये व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी नेक्स्ट जो व्यवस्था है वो कौन सी होती है, क्रॉसित चतुष्फलक। तो क्रॉसित जो चतुष्फलक है वो किस रूप में होंगे, मतलब क्रॉस रूप में होंगे। क्रॉस का मतलब एक दूसरे से समकोण पे व्यवस्थित होंगे 90 डिग्री के एंगल पर। दो जो लघु बीजाणु है वो एक दूसरे से समकोण पर स्थित होंगे, कि यहाँ से हम देखें तो ये समकोण पे ये दोनों हो गए, और ये जो एक इसके पीछे हो जाएगा तो वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। यानी कि समकोण पर दो के जोड़े में क्या होंगे, ये चतुष्फलक हैं वे व्यवस्थित हो जाएंगे। एग्जाम्पल, ऐसा जो लघु बीजाणु की जो व्यवस्था है वो किसमें पाई जाती है, मैग्नोलिया में पाई जाती है। मैग्नोलिया नामक प्लांट्स होता है उसमें यह पाई जाती है। नेक्स्ट जो व्यवस्था है वो है टी आकार की व्यवस्था या चतुष। इसमें क्या होगा कि 2 लघु बीजाणु तो क्या होंगे, अनुप्रस्थ रूप से, और 2 क्या होंगे, लंबवत। अनुप्रस्थ का मतलब ये हो गया और लंबवत का मतलब ये हो गया, यानी ऐसे व्यवस्थित होंगे, यानी टी आकार से दिखाई दे देंगे। टी आकार की तभी तो दे रखा है नाम कि 2 तो क्या होंगे, अनुप्रस्थ सतह के सापेक्ष, और 2 लंबवत, ऐसे। तो ऐसे होने की वजह से कैसे दिखाई देंगे, टी आकार के दिखाई देंगे। ये देखो कैसे दिखाई देंगे, टी आकार के दिखाई देंगे कि भाई 2 ऐसे हो गए और ये टी आकार का हो ही गया। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एग्जाम्पल है इसका एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया टी आकार की जो चतुष्फलक बनता है उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें और लास्ट इसकी जो व्यवस्था है वो है रेखिक, मतलब रेखीय रूप में। रेखीय मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, तो वही क्या होगी, रेखिक रूप। रेखिक का मतलब हो गया रेखा, मतलब एक ही अक्ष में सीधे के सीधे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम हेलोफिला। तो इस प्रकार जो लघु बीजाणु की व्यवस्था है वो आपके सामने कितनी प्रकार की है, दे रखी है 5 प्रकार की दे रखी है। कौन कौन सी, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्व, क्रॉसित, टी आकार की और रेखिक। तो इसका देखो स्क्रीनशॉट लेकर या वैसे नोट कर सकते हो कि इसको एक चार्ट के रूप में बताया गया है, तो आप इजी वे में क्या इसको समझ सको। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो पुंकेसर था, पुंकेसर के अंदर जो लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणुओं का निर्माण है वो पढ़ा है, और लघु बीजाणु के निर्माण में भी लघु बीजाणु की व्यवस्था है वो आज की इस जो लेक्चर है उसमें पढ़ा है। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू।